Hello, welcome to today's session. Today, I am going to discuss the very important topic, that is the bar magnet as an equivalent solenoid. Bar magnet as an equivalent solenoid. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसको हम सोलेनॉइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू डेरिवेट अ सर्टेन फार्मूला विच विल रिजेंबल्स इक्वल एज द बार मैग्नेट फार्मूला. ठीक. फॉर दिस डेरिवेशन व्हाट आई हैव टेकन a solenoid. What is a solenoid? It is a long pipe and a wires wounded on it having n number of turns. For this n number of turns we have the formula for it, for the magnetic field. Now what happened? In this case we have taken a solenoid. ये हमने एक solenoid लिया. इस solenoid में हमने ये एक perpendicular axis खींची. ये perpendicular axis जो है वो particular आपके origin का काम करेगी. तो आधी लेंथ जो है वो आपकी इधर L हो जाएगी और आधी लेंथ जो उधर हो जाएगी वो L हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 20 मीटर की लेंथ का मैंने सोलेनॉइड लिया, तो उसके सेंटर पे आपने एक लाइन खींची, तो 10 मीटर इसकी प्लस वाली साइड और 10 मीटर इसकी माइनस वाली साइड. तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 12, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर. इसके बाद हमने क्या किया कि जैसा ही हमारा फिज़िक्स में टर्म चलता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टेकन द स्मॉल एलिमेंट. तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है. ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से x पे है, मतलब x डिस्टेंस पे आपका ये स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ है वो आपकी dx है. ये सेंटर से मैंने एक एक्सिस खींची है, ये एक्सिस पे आपका एक मैंने पॉइंट लिया है P. यहाँ पे हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट दिस पॉइंट P. व्हाट विल बी द रेडियस? द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू A. देन व्हाट हैपेंड? From this center to point B, we have taken a small distance r. क्या है ये डिस्टेंस? r के बराबर है. कैसे? यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ तक इस सेंटर से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो r है. क्लियर? और यहाँ से इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो x है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो वी ऑलवेज टेकन फ्रॉम दी ओरिजिन. क्लियर? This is all about the figure of the solenoid. So इसका कुछ डिस्क्रिप्शन. A इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग. ये एक सर्कुलर रिंग, मतलब ये जो आपके सोलेनॉइड के दो पार्ट हैं ये हमने मान लिया ये क्या है, दैट इज योर सर्कुलर रिंग. 2L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, dx इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट, dx इसकी विड्थ हो गई. P पॉइंट इन विच मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन कैलकुलेटेड. और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है मान लेते हैं कि I करंट फ्लो हो रही है. लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड. Okay. Now what will be the formula for the circular ring at the center, certain distance from the point P? आप याद करिए कि एक सर्कुलर रिंग के लिए हम किसी एक डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे. उसके लिए फॉर्मूला क्या था? B इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ. तो एक डिस्टेंस पे हमको जब कैलकुलेट करनी पड़ती थी मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए करनी है. तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी dB हो जाएगी. क्या वैल्यू हो जाएगी? dB, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट. अब म्यू नॉट इंटू एन की जगह आ जाएगा दैट इज NDX. वो NDX कैसे आएगा भाई? जो स्मॉल n होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है. ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो स्मॉल n होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो ये n जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होते हैं. लेकिन इस dx में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे? तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन dx. तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई? n इंटू dx. दैट इज इस dx में मान लो 4 टन आ रहे हैं, 6 टन आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू n dx के बराबर हो गया. ठीक. मान लेते हैं कि जो r है, r क्या है भाई? r जो है वो आपकी इस सेंटर से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है.
मान लेते हैं कि आर की जो डिस्टेंस है वो एक्स से बहुत बड़ी है और ए से भी बहुत बड़ी है। ए भैया डायमीटर है, एक्स तुम्हारी डिस्टेंस है। मान लेते हैं पी कहीं इधर है, इस जगह है, पी कहीं इस पॉइंट पे। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ आर दैट इज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द दिस सेंटर टू द पॉइंट पी इज वेरी मच ग्रेटर देन द एक्स एंड वेरी मच ग्रेटर देन ए। सो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 मीटर 1 मीटर से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 तो 1 से बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाएगी तो a हो गया, x हो गया, a स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, इसको सबको हम क्या कर सकते हैं, टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। तो dB की वैल्यू क्या बची, म्यू नॉट एन डी एक्स इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर हट गया। अब भाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 RX वगैरह सब कैंसिल, सिर्फ एक टर्म क्या बचेगा तुम्हारा, आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल से बचा क्या, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2R³ के बराबर बचा। क्लियर। अब हमको निकालनी, ये हमारे छोटे एलिमेंट के लिए dB की वैल्यू निकल गई। अब हमको टोटल निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई स्क्वायर अपॉन 2R³। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा dx वाला टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, वो कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट, 2RNIA², ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो सकती हैं, कांस्टेंट, लेकिन चेंज क्या होगी, लेंथ। सो वी हैव टेकन इन इंटीग्रेशन dx। लिमिट क्या लगाएंगे भाई, ये इसको ओरिजिन माना है, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, मतलब -L से लेके +L तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सो वी विल गेट दी इट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो -L से लेके +L तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर तो म्यू नॉट एन आई स्क्वायर अपॉन 2R³, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज L, लोअर लिमिट इज -L, तो L ऑफ माइनस L हो गया। तो B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू 2L अपॉन 2R³ बचा। इसके बाद हमने क्या करा, पाई से डिवाइड करा, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए भाई, रेडियस इसकी a है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर जो हो गया, पाई इंटू ए स्क्वायर हो गया, दैट इज दी कैपिटल ए, दैट इज द एरिया ऑफ द रिंग के बराबर हो गया। पाई इंटू ए स्क्वायर दैट इज कैपिटल ए, सो दैट इज म्यू नॉट एन आई, ये a के बराबर इंटू 2L। तो स्मॉल n की वैल्यू जो हो गई कैपिटल N अपॉन 2L के बराबर हो गई। ठीक है भाई, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए, मतलब कैपिटल N अपॉन 2L, इस पूरे सोलेनॉइड में मान लो जैसे 100 टन है और 10 मीटर में है, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन 2L, तो 100 अपॉन 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से आपका अगर मान लेते हैं कोई भी जनरल n है वो 2L है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, भले ही वो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हो, स्मॉल एलिमेंट के लिए होगा तो जनरल सी बात है, यहाँ पे जितनी उसकी लेंथ होगी वो लग जाएगी। अगर ये पर्टिकुलर सोलेनॉइड के लिए तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो लग जाए। तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2L, तो n की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज n अपॉन 2L के बराबर हो गई। ठीक, तो इसकी सभी को वैल्यू को हमने पुट किया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन ए आई अपॉन 2πr³ के बराबर बचा। ठीक, अब भाई ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था पिछले वाले डेरिवेशन में कि एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है बाई नंबर ऑफ टर्न्स इंटू दैट करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। सो दैट इज इक्वल टू NAI की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू नॉट m अपॉन 2πr³ रख दिया। अब हम क्या करें, 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³। ओके, ये जो आपका बेटा फॉर्मूला आया है, दिस इज द सेम इक्वेशन रिजेंबल बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, हेंस सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। ये आपका सेम इक्वेशन, सेम फॉर्मूला होता है जब हम बार मैग्नेट पे आपके फॉर्मूले को निकालते हैं। ये अभी आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन ये आपका सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। आप ऐसे याद रखो कि जब डाइपोल के लिए हम लोग निकालते थे, तब डाइपोल के लिए पर्टिकुलर हमारा यही फॉर्मूला निकल के आता था एट एन एक्सेस ऑफ द लूप के लिए, दैट इज म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³। सो दिस इज द सेम इक्वेशन रिजेंबल बाय द बार मैग्नेट और द डाइपोल, हैंस द सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। ठीक, सो इट मस्ट बी कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है,
इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई उसके लिए क्या रीज़न है, उसके लिए क्या वैल्यूज़ होंगे, क्या डेफिनीशंस हैं। अब इसको समझने के लिए दो तीन चीज़ें ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हर पृथ्वी के हर एक जगह पे कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई मेटल जो है वो अर्थ के क्रस्ट में होता है। अब वो अर्थ के क्रस्ट में नीचे दबा होता है, तो मतलब इसके क्या हो गया, मतलब इसके ये हो गया बेटा कि एवरी मेटल, एवरी पीस ऑफ मेटल विल बिहेव एज अ मैग्नेट। किसकी तरह वर्क करेगा, मैग्नेट की तरह। ये एक सेम उस तरीके की थ्योरी है कि जैसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ईस्टर है, इलास्टर हैं, वो यूएसए के बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, और डैनियल ब्रोज हैं, वो यूके के बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। तो इन सब के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। तो इनकी रिसर्चेस में इन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। तो इनके थ्योरी के अनुसार ये था कि अर्थ के अंदर जितने भी मेटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, उनकी अपनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर आयन होते हैं, वो आयन बिहेव करते हैं फॉर द अट्रैक्शन एंड फॉर द रिपल्शन। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक, कॉस्मिक थ्योरी जो थी भारत में, और सॉरी भारत में कह रहे हैं, अमेरिका वगैरह में जो कॉस्मिक थ्योरी थी, उनके अनुसार ये था कि अर्थ के अंदर जितने भी आपके कोर में कॉस्मिक रेडिएशंस फैलते हैं, उसकी वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो कई सारी थ्योरीज ये निकल के सामने आई थी, वो सारी थ्योरीज आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही बनी हुई थी। ठीक, तो अब इसमें ये था कि अगर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बिहेव कैसे करेगा। उसको बिहेव करने के लिए ये था कि बेटा जो अर्थ के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने एक तरीके के पिक्चर से शो किया था। वो पिक्चर कुछ इस तरीके की है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर अर्थ सरफेस। ये क्या है, आपकी एक अर्थ सरफेस। इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज़ योर अर्थ सरफेस, ये आपके अर्थ की सरफेस हो गई। ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है बेटा, ये आपकी इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर है। मतलब ये जो लाइन जा रही है डॉटेड, ये जो लाइन डॉटेड जा रही है, दैट इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये एक लाइन है जिसके अबाउट अर्थ जो है वो घूमती है, ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो ये जो पॉइंट है दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया दैट इज ज्योग्राफिक साउथ पोल हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये ज्योग्राफिक आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल हो गया। ठीक, हमको ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल ऑब्टेन हो गए। इसके बाद हमने ये एक अपने बार मैग्नेट को, मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो बार मैग्नेट को प्लेस किया, और यहाँ से हमने एक लाइन खींची इसके सेंटर से। तो ये जो तुम्हारी लाइन हो गई, तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। तो जहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे ज्योग्राफिक का नॉर्थ पोल होता है वहीं पे अर्थ का मैग्नेटिक का साउथ पोल होता है। ये थ्योरी में प्रूव्ड था। क्या था कि जहाँ पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है वहीं पे मैग्नेटिक का साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, देयर इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड हेयर इज द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, और इसी तरीके से जहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे ज्योग्राफिक का साउथ पोल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा ये माना गया था कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो साउथ से पर्टिकुलर एंटर करती हैं और वो नॉर्थ को लीव करती हैं इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट की अगर हम बात करें, मैग्नेट का कुछ इस तरीके का रूप होता है, जैसे एक मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द बार मैग्नेट विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से मूव करती हैं। तो यही चीज़ इसमें थी
कि जो बाहर है आपके मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमेशा वो नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करती रहती हैं। इसीलिए अगर हम बात करें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल पे हमको ऑरोरा कोरियोलिस दिखाई देता है। ऑरोरा एक तरीके की लाइटनिंग होती है जो कि एवरी ईयर क्या एवरी टाइम, वो एक करस्पॉन्डिंग टाइम पे जब मैग्नेटिक इंट्रूजन ज़्यादा हो जाता है नॉर्थ पोल पे तो वो हमको ऑरोरा कोरियोलिस दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की लाइट जो है, कई सारी फोटोज में भी देखा होगा कि ऑरोरा सीन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इंट्रूजन ऑन द ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अब ये पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है पोल के परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर, तो उसी तरीके से जो आपका मैग्नेटिक पोल है इस मैग्नेटिक पोल के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये ज्योग्राफिक पोल है तो ज्योग्राफिक पोल के परपेंडिकुलर होगा दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। यहाँ से एक जाएगी ऐसे लाइन, ऐसे इस तरीके से, दैट विल क्रिएट फॉर द ज्योग्राफिक इक्वेटर। इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? ठीक। कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता करें। ज्योग्राफिक सबसे पहले हो गई दैट इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस। व्हाट इज ज्योग्राफिक एक्सिस? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एक एक्सिस पास हो रही हो दैट इज ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास हो रही हो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द मैग्नेटिक एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द ज्योग्राफिक एक्सिस। यस, जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इन दोनों के बीच का जो एंगल है अर्थ के लिए वो पर्टिकुलर 20 डिग्री है, मतलब 20 डिग्री पे दोनों क्या हैं? शिफ्टेड हैं। क्लियर। अब अगर हम इनके साउथ पोल के लोकेशंस की बात करें तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो आपका कनाडा में स्थित है 70.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 96 डिग्री वेस्ट पे। मैग्नेटिक साउथ पोल हमने आइडेंटिफाई किया था पृथ्वी में, कई सारे आपके मतलब इसके लिए खोज हुआ था, मैग्नेटिक कंपास डिस्कवर हुआ था, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक साउथ पोल हमको दिखाई दिया था वो कनाडा में स्थित है 70.5 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे और लॉन्गिट्यूड पे 96 डिग्री वेस्ट पे। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो उसके अपोजिट कहीं स्थित है, आई डोंट नो द लोकेशन, बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो 70.5 डिग्री साउथ और 84 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। क्लियर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? इट इज़ द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। भाई अगर हम इस मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन, एक सर्कल बनता है, वो सर्कल जो होता है वो आपका हमेशा मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है हमेशा ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, ज्योग्राफिक इक्वेटर ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या है कि ये जो आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है और जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है इन दोनों एक्सिस के बीच में एक प्लेन जाएगा, उसको ऐसे एक प्लेन, जैसे फॉर एग्जांपल भाई इनके बीच में एक प्लेन जाएगा, ये जो आपका प्लेन हो जाएगा दैट प्लेन विल कॉल्ड द मेरिडियन। भाई ज्योग्राफिक पे हमने एक ऐसे प्लेन रख दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये स्केल है, तो ज्योग्राफिक पे एक प्लेन जाएगा दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक पे एक प्लेन जाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मेरिडियन? The magnetic meridian is the vertical plane passing through the magnetic axis and freely suspended a small magnet is called magnetic meridian. And what is geographic meridian? The vertical plane passing through the geographic north and south poles is called geographic meridian. Clear? इतनी हमारी डेफिनेशंस हो गई जो कि पर्टिकुलर अर्थ के समझने के लिए थी। अब इनके फिजिक्स में कुछ पैरामीटर हैं जिससे पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ को पता लगाया जाता है। पर्टिकुलर आपके कोर्स, ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 पैरामीटर, 3 एलिमेंट्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो हैं दैट इज़ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकेंड इज़ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्थ, और तीसरा है आपका दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, तो बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट की तो सबसे पहले है दैट इज़ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मतलब क्या हो गया
कि द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में कितना एंगल होता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है भाई। आपका मैग्नेटिक एक्सिस जिस एक्सिस में रिवॉल्व कर रही हो उस हिसाब से इसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टिप। द एंगल मेड बाय अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप डेल्टा एट एनी प्लेस। मतलब क्या हो गया कि कितना एंगल जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन और द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हम इस मेरिडियन की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारे मेरिडियन की एक्सिस जा रही है, तो हमने क्या किया कि एक प्लेन कंसीडर किया। जैसे ये जो है ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस से जा रही है, जस्ट अ मिनट, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो उससे जो प्लेन जा रहा है दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे जो प्लेन जा रहा है दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इनके बीच का एंगल हमने डिनोट किया है दैट इज बाय द अल्फा, दैट इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसमें हमारा एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन हो रही है। वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने शो करा है दैट इज फ्रॉम द बी। सो द बी इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस हमारे इस एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को हिंदी में कहते हैं नमन कोण। नमन कोण मतलब क्या हो गया कि कितने एंगल वो झुक रहा है, नमन मतलब झुकना। सो दैट इज योर एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसमें हो गया क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन या आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके और हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक के बीच का जो एंगल है दैट इज योर दैट इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अब इसके और इसके बीच में ये जो एंगल बना रहा है इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं, दैट इज नोन एज बी कॉस डेल्टा और दैट इज योर बी साइन डेल्टा। अब ये जो तुम्हारा बी कॉस डेल्टा है दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और ये हमारा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मतलब ये जो आपका होता है ये हमारे मैग्नेट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे ये साथ में जो एंगल बनाता है दैट इज योर मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। साथ वाला हमेशा कॉस बनाता है, दूर वाला हमेशा साइन बनाता है, ठीक। तो अब इसके अगर रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। बी एच की वैल्यू बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर, बी साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी कॉस डेल्टा। अगर मैग्नेटिक इक्वेटर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है तो इसकी वैल्यू b के बराबर हो गई। और मैग्नेटिक पोल की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक कंपोनेंट हमारा 0 हो जाता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा के बराबर होता है। कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा दोनों को ऊपर नीचे आप डिवाइड करिए, यहाँ पे tan नहीं होगा, यहाँ पे कॉस होगा, सॉरी, दैट विल बी योर कॉस b साइन डेल्टा अपॉन b कॉस डेल्टा दैट इज इक्वल टू b से b कैंसिल tan डेल्टा बी वी अपॉन बी एच। अगर आपको मैग्नेटिक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना हो तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच के बराबर होगा, ठीक। एक इलिस्ट्रेशन हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक हम शिप स्टीयरिंग का एक कैसे शिप मूव करती है, आपने देखा होगा कि शिप के स्टीयर होते हैं,
ठीक, जो स्टीयर होता है उसको दाएं बाएं कुछ एंगल से घुमाने पे हमको क्या मिलता है, पर्टिकुलर हम लोग एक एक्सिस की ओर चल देते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारे दो एक्सिस हैं, तो ये हमारा हो गया दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया हमारा ज्योग्राफिक साउथ, ये हो गया हमारा ज्योग्राफिक ईस्ट, और ये हो गया ज्योग्राफिक वेस्ट। ठीक है, क्लियर? ठीक, यहाँ पे भी हो गया हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब क्या किया कि एक शिप का सेलर था, उस सेलर कैप्टन था, उसने देखा मैग्नेटिक कंपास में, जब उसने मैग्नेटिक कंपास में देखा तो उसका जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कुछ इस तरीके से अपना एंगल शो कर रही थी, ऐसे ऐसे, और वो बता रही थी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ से हम 10 डिग्री इधर आ गए हैं। वहीं पे एक दूसरी शिप थी और उसके सेलर, उसके कैप्टन ने अपनी एक नाव देखी तो उसको पता चला कि हम यहाँ से 8 डिग्री ईस्ट की तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सेलर को, कैप्टन को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ बढ़ना है तो इसके लिए वो कितने एंगल अपने शिप को स्टीयर करें। अब सबसे पहली बात ध्यान ये समझिए कि अगर उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ बढ़ना है तो वो क्या करेगा, अपने स्टीयरिंग को पकड़ेगा और दाएं साइड 10 डिग्री ईस्ट की तरफ घुमाएगा। सो इट्स आंसर इज, अगर किसी शिप को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना है सो इट्स स्टीयर विल मूव 10 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, इट्स स्टीयर विल मूव 10 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो जब 10 डिग्री पूरा घूम जाएगा तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर सही चलने लगेगा। इसी तरीके से अगर किसी इसमें 8 डिग्री दिया हुआ है तो 8 डिग्री अगर उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ चलना है तो वो कितने डिग्री घुमाए, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। अगर वो 8 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट घुमाएगा तो उसकी जो शिप है वो आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ घूमते हुए चली जाएगी। यही बेटा काम आपके मैग्नेटिक कंपास का होता है। मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमेशा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन को बताता है कि आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से कितने दूरी पे, कितने एंगल पे पर्टिकुलर आपकी एंगल्स हैं, पर्टिकुलर कितनी दूरी पे आपको स्पेसिफाइड डायरेक्शन मिल सकती है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द मैग्नेटिक कंपास यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने इसीलिए आप लोगों को समझाया क्योंकि अब ये देखिए ये क्या है, 10 डिग्री और 8 डिग्री, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक के बीच का एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको गिवन रहेगा और पूछेगा कि कितने डिग्री शिप को घुमाया जाए, तो यू हैव टू नो हाउ मच डिग्री कैन बी स्टीयर्ड। क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। यस, आपके चैप्टर 5 में बस इतनी ही चीज़ें थी। ठीक है, तो चैप्टर 5 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। इसके बाद अब जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें हम आपके टेस्ट लेंगे, रिवीजन करवाएंगे और पर्टिकुलर उसमें हम आपके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।